audible? All right. So hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 5 of our chapter 6 Hello Alkenes and Hello Arenes. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all of you? All good, all clear. जल्दी से एक बार बता दो क्या मैं दिखाई और सुनाई पड़ रही हूँ आप सभी को? हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अभी सही है, ब्लैक स्क्रीन तो नहीं है? अभी नहीं है ना? हाँ चलो भाई, कैसे हो आप लोग? मजे में एकदम मस्त रिवीजन करके आए हो, रिएक्शन कॉपी लेके आए हो, रिएक्शन कॉपी में सारी चीजें नोट कर ली अभी तक की, है ना? सब कुछ कर लिया ना? चलो ठीक है। हाय एवरीवन, हाय। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का सेशन इज नॉट सो लॉन्ग, मतलब होना तो नहीं चाहिए, हो जाए तो बात अलग है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने लास्ट टाइम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स करी थी, आई रिमेम्बर, है ना? हम हेलो अरीन की प्रिपरेशन पे आ चुके थे, है ना? और उसमें हमने ज्यादा कोई बहुत सारी प्रिपरेशन नहीं पढ़ी थी, हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? कि क्लोरीन आता है Cl2 के फॉर्म में सनलाइट की प्रेजेंस में। ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी, राइट? यही हमारी लास्ट रिएक्शन थी ना। तो हमने क्या किया था? हमने बोला कि भाई क्या बोलते हैं, बेंजीन है उसमें Cl2 आएगा, क्या बोलते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा और एनहाइड्रस FeCl3 के साथ आएगा, ठीक है? तो Cl जो है वो अटैक करेगा और जाके क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, राइट? अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी बोला था कि अगर आप क्या बोलते हैं, क्लोरीन का अटैक कराना चाहते हो तो आप केवल आयरन लेके आ सकते हो, पर फिर आपको डार्क में वो रिएक्शन करानी पड़ेगी, डार्क, है ना? ठीक है, तो डार्क में वो रिएक्शन करानी पड़ेगी तो क्लोरीन वही रिएक्शन कर लेगा। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि हाँ, टॉलिन में भी वो रिएक्शन हो सकती थी कि आप बेंजीन में CH3 लगा हुआ है, उसमें आप Cl2 लेके आ गए तो वही हेट्रोलिटिक फिजन होगा Cl2 का, क्लोरीन जाके अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव अटैक करेगा, विच मींस इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, तो वो ऑर्थो क्लोरो टॉलिन और पैरा क्लोरो टॉलिन बना के हमको दे देगा, राइट? ये हमने रिएक्शन करी थी, है ना? चलो परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स ही करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करोगे आज आप एक, मैं आपको करा दूंगी इसी चैप्टर में, या आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ना है, मतलब हेलो अल्केन हेलो अरीन में पढ़ोगे ये रिएक्शन, अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ोगे ये रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ोगे और अमाइंस में, चारों चैप्टर में, अमाइंस में तो एकदम डिटेल में भी पढ़ोगे, चारों चैप्टर्स में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ऐसा करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स ही करने वाले, पर वो जिससे करने वाले मैं आपको वो सिखा दे रही हूँ यहीं पे, ठीक है? ऑल्दो इट इज नॉट इन दिस चैप्टर एग्जैक्टली, है ना, बट हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स ही कर रहे हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं विच इज डायअज़ोटाइजेशन, ठीक है? हम करेंगे डायअज़ोटाइजेशन, तो हेडिंग लगाइए डायअज़ोटाइजेशन, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एग्जैक्टली रिएक्शन नहीं है, आपको क्या करना होता है, आपको वो डायज़ोनियम सॉल्ट दे देंगे और बोलेंगे इससे आपको हेलो अरीन बनाना है, हेलो अरीन बनाना है, यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट लगा होगा, ठीक है? बोलेंगे हेलो अरीन बनाओ, पर ये डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है मैं आपको इसी चैप्टर में करा दूंगी। ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट जिससे ये रिएक्शन होने वाली है, जो आपके इस चैप्टर में, देखो सुनो, इस चैप्टर में एक रिएक्शन है, 1 2 3 बहुत सारी रिएक्शन है, 5-6 रिएक्शन है, वो रिएक्शंस इस सॉल्ट से होने वाली, ये जो आपको कंपाउंड में दिखा रही हूँ, और ये आपको पढ़ना है अमाइंस चैप्टर में, ठीक है? पर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड, ये हर चैप्टर में आने वाला है, तो मैं इसको पहले ही करा दे रही हूँ रिएक्शन को, आपको बाद में भी कराया जाएगा तो टेंशन नॉट, लेकिन आप नोट करना इसको, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है आपके, तो आपको पता होना चाहिए बना कैसे, ठीक है? तो हम इस रिएक्शन को अभी ही कर लेंगे जो हमारे चौथे चैप्टर में है, पर मैं आपको बता दूं उसके बारे में, इस चैप्टर में भी दिया है, उसके बारे में तीनों चैप्टर में दिया हुआ है जो आप उसके पहले पढ़ोगे, है ना? तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को इसी चैप्टर में करेंगे, ठीक है? तो जो मैं बोलूं आपको एज इट इज लिखना है, वैसे ही आपको एज इट इज लिखते हुए चलना है, और चैट थोड़ी 2 मिनट के लिए स्लो कर दो, मैं साइड रख रही हूँ फोन, क्योंकि मैं आपको पहले रिएक्शन करा दे रही हूँ, ठीक है? चलो, ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर, रुको भाई, फोकस ले लेते हैं यार, रोया मत करो, है ना? रोया मत करो, फोकस ले लिया है, ठीक है? चलो, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डायअज़ोटाइजेशन मतलब डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। देखो होता क्या है ना, हेलो अरीन्स बनाने के लिए होता नहीं कि एक बार तुमने डायज़ोनियम सॉल्ट बना डाला तो हेलो अरीन्स की लाइफ झिंगा लाला, मतलब डायज़ोनियम सॉल्ट जो है ना,
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कितना इंपॉर्टेंट मैम? बहुत है इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आपको मैं बोल रही हूँ ना कि चार चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें रिएक्शंस होती है ना, बायोमोलिक्यूल्स हटा के चारों में रिएक्शंस होगी, चारों में ये आपको काम करना है, इसका यूज करना है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे आप बोलते हो ना Cl2 का अटैक करा है तो क्लोरीनेशन हुआ, ये वो, वैसे डायazonium सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे मतलब कहने का रीजन ये था कि Cl2 बार बार क्लोरीन क्लोरीन आप हर जगह सुनते हो, वैसे एरोमेटिक वाले ग्रुप में जो बेंजीन वाले पूरे फैमिली है उसमें आप डायazonium सॉल्ट का सबसे बड़ा रोल है। डायazonium सॉल्ट एक बार बन जाता है ना, बहुत सारे सॉल्ट बन जाते हैं, बहुत सारे सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं। सो डायazonium सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको एक तरीके से कह लो कि थोड़ा सा क्विकली पढ़ेंगे इस चैप्टर में और थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 90% आपको ये रिएक्शन में आज करा दूंगी, 10% थोड़ा सा और डिटेल में आपको अमाइंस में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, होता क्या है, होता क्या है, आप लेते हो यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन पे लगा दो NH2, दिस इज व्हाट, दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन। बेंजीन पे आप NH2 लगा दो तो ये बन जाता है एनिलीन। एनिलीन को आपको पास करना होता है विद दो चीजें, NaNO2, NaNO2 ओवर HCl, NaNO2 ओवर HCl, ठीक है। जब आप इसको इससे पास करते हो तो प्रोडक्ट बनता है डायazonium सॉल्ट, डायazonium जैसे कि क्लोराइड वाला, ठीक है। तो बेंजीन पे आके लग जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, या N2 प्लस Br माइनस भी बन सकता है, और साथ ही साथ NaCl बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। बस ये रिएक्शन एज इट इज अभी आपको लिखनी है, ठीक है। ये रिएक्शन एज इट इज आपको लिखनी है। जैसे आप बोलते हो डायazotization, डायazotization रिएक्शन, इस रिएक्शन की एक कंडीशन होती है, इस रिएक्शन की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि ये रिएक्शन काफी कोल्ड टेम्परेचर में होता है। कितना कोल्ड? जैसे कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत कोल्ड टेम्परेचर, जैसे आप केल्विन में भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये बन गया हमारा डायazonium सॉल्ट, डायazonium, या इसको पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लो बेंजीन डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड, ठीक है। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में डायazonium सॉल्ट, ठीक है। ये एनिलीन था, ठीक है, ये एनिलीन था। कई जगह HNO2 ऐसे करके लिख देते हैं ना, और थोड़ा सा HCl वगैरह लगा देते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, बट जो मैंने आपको बताया दिस इज कंप्लीटली डायazotization रिएक्शन। फिर से इसको रिपीट कर रही हूं मैं। जब हम एनिलीन को लेके आते हैं, एनिलीन मतलब जब बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा होता है, तो एनिलीन को पास कराना पड़ता है NaNO2 ओवर HCl, किससे? NaNO2 ओवर HCl, ठीक है, NaNO2 ओवर HCl, NaNO2 ओवर HCl। ये दोनों रिएक्ट करके डायazो ग्रुप बनाते हैं। डायazो ग्रुप जैसे यहाँ पे बेंजीन पे N2 लगा है तो ये ऐसे लगा होता है, ये बेंजीन है, इस पे नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे लगा होता है, N2 प्लस, इसको आप बोलते हो N2 प्लस, और एक क्लोरीन आके लग जाता है Cl माइनस, तो N2 प्लस Cl माइनस, Br माइनस भी होता है डायazonium, क्या बोलते हैं, बेंजीन डायazonium, क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड भी बन सकता है, बट अभी फिलहाल आपको बेंजीन डायazonium क्लोराइड सबसे ज्यादा काम आता है तो आप उसे ही लिख लो, ठीक है। प्लस NaCl और H2O बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैं इस पूरी रिएक्शन को वापस से रिपीट कर रही हूँ, अभी के लिए हमें यही समझना है। एंड डायazonium सॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायazonium सॉल्ट बना, डायazonium सॉल्ट बना, इसे हम बोलते हैं डायazonium सॉल्ट, नोट करना है इसको अभी, डायazonium सॉल्ट बना। इसको बनाने के बाद वी कैन फॉर्म या वी कैन मेक so many aromatic compounds, ठीक है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायazonium सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार ये बन गया तो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, फलाना फलाना बनाना है, तो आप डायazonium सॉल्ट, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, कुछ भी तो आप डायazonium सॉल्ट लेके आ जाओगे। तो डायazonium सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सिर्फ क्लोरो, ब्रोमो और ये बेंजीन जो मैं आपको बोल रही हूँ ये नहीं, और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को डायazonium सॉल्ट की हेल्प से हम बना सकते हैं। सो डायazonium सॉल्ट
आज के बाद हर चैप्टर में तुम्हें देखना है, हर चैप्टर में हर दूसरी तीसरी रिएक्शन में आप देखोगे डायazonium सॉल्ट, हर दूसरी, मतलब एक रिएक्शन पढ़ी, 2-3 रिएक्शन पढ़ी, फिर डायazonium सॉल्ट आएगा, फिर रिएक्शन पढ़ी, फिर डायazonium सॉल्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने डायजोटाइजेशन पहले ही पढ़ लिया। डायजोटाइजेशन होता क्या है, जब हम एनिलीन को लेके NaNO2 ओवर HCl से पास कर देते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे, तो बन जाता है डायazonium सॉल्ट। डायazonium सॉल्ट इज नॉट सो स्टेबल, बहुत स्टेबल नहीं होता है ना, तो इनिशियली इसको क्या करते हैं, जैसे हमको फ्रेशली प्रिपेयर करके हम इसको यूज कर लेते हैं तुरंत तुरंत, ठीक है। तो दिस इज डायazonium सॉल्ट। मैं वापस से रिपीट करूं, आप इसको नोट कर रहे होगे, मैं आशा करती हूं तुम इसे नोट करते हुए चल रहे हो। एनिलीन को लेना है NaNO2 ओवर HCl और थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर, काफी लो टेम्परेचर से पास कर देना है, जैसे 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन के आ जाएगा, यानी कि बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस लग जाएगा, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट्स लिखना हो लिख दो, NaCl और H2O बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखोगे बेटा, इसको टाइम लेके फटाफट से पहले नोट करो। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो सही है, वॉइस इशू आ रहा है क्या, प्रिपेयर करके हम इसको यूज कर लेते हैं तुरंत, सही तो बेटा। मैम एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इतना पिटोगे तुम लोग, बेंजीन वाले ग्रुप्स बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये जो बेंजीन वगैरह वाले ग्रुप्स पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत, बैलेंसिंग करनी है मैम, बैलेंसिंग कर दो, क्या बैलेंसिंग लगेगी इसमें, बैलेंसिंग क्या होती है, N2 और Cl माइनस लग गया, मेरे ख्याल से 2 H2 और HCl में आता है, क्यों, कर दो बैलेंसिंग, कहीं लग रही हो तो, मेरे ख्याल से यही होती है इसकी बैलेंसिंग, है ना। चलो बताओ 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 बताओ, कोई वॉइस इशू आ रहा है क्या, कोई वॉइस इशू आ रहा है तो एक बार बता दो मुझे, एक बार बता दो, और तब तक इसको नोट करो। ठीक है, कैसे बच्चे हो यार, कैसे बच्चे हो। मैं, एक तो पता है मेरे को, पता नहीं क्यों आधे से ज्यादा टाइम जुकाम सा फील होता रहता है, ठीक है। अब एक बच्चे ने लिखा है आपको कफ हो गया है क्या, मैं मान रही हूँ मेरी आवाज ऐसी है बट ऐसे ही है, ये कौन सा क्वेश्चन होता है पूछने वाला, कैसे लो स्टैंडर्ड्स वाले सवाल करते हो तुम लोग मुझसे, हाँ ये कोई बात है पूछने वाली, मतलब सीरियसली कुछ भी पूछ लेते हो। अच्छा तो मैंने वो मतलब मैं ऐसे मेरी ऐसी आवाज होती है सो के उठ के, क्या कहना क्या चाहते हो, मुझे पता है तुम लोग क्या कह रहे हो, मेरी लड़कों जैसी आवाज लग रही है तुमको, हाँ लड़कों जैसी आवाज लग रही है क्या, हूं मैं अपने घर का लड़का, ठीक है, इसको हम ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। बताओ बताओ, अच्छा मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि माइक इशू नहीं है, मेरी वॉइस इशू है लोगों की क्लास में मैम माइक इशू होता है, आपकी क्लास में आपकी वॉइस इशू है, पिट जाओगे, बहुत गंदा पिट जाओगे, बहुत गंदा पिट जाओगे, ठीक है। मेरे भी हाई स्टैंडर्ड्स हैं मैम, तो अच्छी बात है ना। देखो एक बात बोलूं, बहुत ही गहरी तुमको बात बोलती हूँ, यू शुड ऑलवेज कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई, है ना, ऑलवेज वी शुड कीप आवर स्टैंडर्ड्स हाई, सो दैट, मतलब मैं तुम्हारे लिए चलो बोलती हूँ, यू शुड ऑलवेज कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लो क्वालिटी पीपल, समझे, समझ में आया, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, पढ़ा पढ़ा है ना अच्छे से, इंग्लिश इंग्लिश समझ में आया, तो हाई स्टैंडर्ड्स तो रखने ही चाहिए यार, हाई स्टैंडर्ड्स रखोगे तभी तो लो क्वालिटी पीपल से दूर रह पाओगे, इट्स अ वेरी डीप थॉट इफ यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। चलो चलो, आवाज फ्लक्चुएट कर रही है कोई कह रहा है, मैं एक बार को सुन ही लेती हूँ, ठीक है, मैं एक बार सुन लेती हूँ, सही तो है यार, पूरी रिएक्शन को वापस से रिपीट कर रही हूँ, सही तो है, या इट्स ट्रू ना, यू गाइस अग्री विद मी, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसे नोट कर लिया सभी ने, मैं एक बार वापस से लास्ट टाइम रिपीट करूं, मेरे ख्याल सबने इसको नोट कर लिया होगा, मैं एक लास्ट टाइम रिपीट कर देती हूँ, आपकी आवाज नोबिता जैसी लग रही है, बेटा केमिस्ट्री में मैं तुम्हारे लिए डोरेमोन हूँ, समझ रहे हो, तुम नोबिता हो, वो आवाज पे मत जाओ, तुम आवाज पे बिल्कुल मत जाना, समझ रहे हो, तुम काम पे जाओ, तुम हरकतों पे जाओ, उसके हिसाब से मैं फिलहाल यहाँ पे तुम्हारे लिए डोरेमोन का काम करूंगी समझ रहे हो, बड़े आए मुझे बताने वाले। चलो तो मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट करती हूँ इसको, लास्ट टाइम रिपीट करती हूँ, हमने एनिलीन को लेना है, उसमें NaNO2 ओवर HCl डाल देना है, ठीक है, NaNO2 ओवर HCl डाला, लो टेम्परेचर में पास करना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमको मिल जाता है डायazonium सॉल्ट,
प्लस साथ ही साथ NaCl और H2O भी मिलता है। आप चाहो तो बाय प्रोडक्ट लिख लो यहाँ पे, है ना, इसके तो लिख ही लो बाय प्रोडक्ट। तो दिस इज द रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट एक टाइप का एरोमेटिक ऐसा सॉल्ट है, ऐसा कंपाउंड है जिसको एक बार हमने बना लिया तो बहुत सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। चलो भाई, तो यहां तक की बात मेरे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। मैं इसी के आगे एक पेज ऐड करके अब आपको समझाती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स आप लिख रहे थे, वही पे लिखना। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स हम कर रहे थे, वही करते हैं अब। हेलोअरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक, अब देखना बहुत प्यारी प्यारी नेम्ड रिएक्शन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। स्टार लगाते हुए चलना, ठीक है। पहली रिएक्शन है बेटा आपके पास, पहली रिएक्शन है आपके पास, कौन सी कराऊं पहली रिएक्शन, कौन सी कराऊं? सैंडमियर रिएक्शन करो, सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन पहली रिएक्शन है। बहुत सारी रिएक्शन तुमको पढ़नी है, देखो तुम भूल जाओ जो तुम 9th 10th 11th में पढ़ के आओ, सब भूल जाओ। बहुत सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है, हर एक चैप्टर में आपको 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 बहुत सारी रिएक्शंस आपको करनी है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही रिएक्शन है केवल। किस तरीके से आपको याद होंगी, किस तरीके से आपको समझना है, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी और सब कुछ तुम्हें याद भी हो जाएगा। पता है स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ना कि यार इतनी सारी रिएक्शंस है, हमको तो कभी नहीं याद होंगी, कभी नहीं पता चलेगा। और मैं याद होंगी वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि याद करना है। मैं आपको बता दूं, आपकी तापुर मैम हमेशा यही बोलती है और मैं आज भी उसी बात पे स्टिक कर रही हूँ कि समझो पर थोड़ा थोड़ा याद भी करो, याद भी रखो, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं हमें टाइम बचाना है, हमें जल्दी आंसर करना है ना, हमें आंसर जल्दी करना है। तो इस वजह से तो थोड़ा थोड़ा याद भी करना और तुम्हें हो जाएगी बहुत इजीली। ठीक है, और आपको अगर कोई भी ये ज्ञान दे बेटा बाहर की कोई रिएक्शन याद मत करना, याद करना नहीं है, तो बिल्कुल भी याद नहीं, वो हर इंसान याद करके बैठा होता है, तो किसी की मत सुनना इस बात पे। हल्की हल्की रिएक्शन हमेशा, हर चीज, बल्कि हर एक टॉपिक आप समझो, मैं कह रही हूँ 100% या 200% डेडिकेशन के साथ समझो, पर भाई उसको थोड़ा सा याद रखो दिमाग में ताकि हम एग्जाम में जल्दी कर पाए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का बोर्ड्स का पेपर खराब ही इसलिए होता है क्योंकि वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा दिमाग में स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए ही करना है। तो सैंडमियर रिएक्शन हेडिंग लगाइए। ठीक है, चलो सैंडमियर रिएक्शन क्या है? आपने डायजोनियम सॉल्ट बना लिया, अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। डायजोनियम सॉल्ट को उठाइए, नेम्ड रिएक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी रिएक्शन का नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डायजोनियम सॉल्ट को उठाना है, जैसे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक, डायजोनियम सॉल्ट को आपको पास करना है किससे? CuCl2 ओवर HCl, या फिर और इसको लिखते हैं Cu2Cl2 ओवर HCl। ठीक है, और इसको लिखते हैं CuCl ओवर HCl, है ना, ऐसे लिख लो आप CuCl, Cu2Cl2 ओवर HCl, एक ही लिख देते हैं हम लोग। चलो यहां पे लिख देते हैं CuCl ओवर HCl, और चलो और नहीं करते हैं, वहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। देखो कितनी आसान रिएक्शन, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, कोई टेम्परेचर कुछ भी नहीं, सिर्फ डायजोनियम सॉल्ट तुमने बना लिया, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है इससे, है ना। और करके लिख दे रही हूं मैं, और आपने उठाया डायजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। ठीक है, इसमें आपने पास कर दिया, इसको आपने पास कर दिया CuCl, रुको, इसको आपने पास कर दिया CuCl, सॉरी CuBr ओवर HBr, है ना, या Cu2Br2 ओवर HBr। ठीक है, तो ये बना देगा बेंजीन, कौन सा वाला? ब्रोमो वाला, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या होता है सैंडमियर रिएक्शन? क्या होता है सैंडमियर रिएक्शन? सैंडमियर रिएक्शन ये कहता है जब भी आप किसी डायजोनियम सॉल्ट को उठाते हो, आप उससे पास करते हो कॉपर क्लोराइड CuCl ओवर HCl, Cu2Cl2 ओवर HCl भी इसको लिखा जाता है। ठीक, दोनों में से कुछ भी लिख दो, और HCl की प्रेजेंस में करना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन बना लेते हो। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अगर आपने डायजोनियम सॉल्ट लिया, डायजोनियम सॉल्ट लिया,
आपने इसको पास कर दिया इससे, तो आप बना दोगे क्लोरो बेंजीन। क्या बोला मैम ने? आपने डायजोनियम सॉल्ट लिया, ठीक, आप बना दोगे ब्रोमो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। डायजोनियम सॉल्ट लिया, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली डायजोनियम सॉल्ट। एक बार डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डायजोनियम सॉल्ट लिया, पास कर दिया। अब आपको बस ये याद रखना है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ये हमें याद रखना है कि आप किसकी प्रेजेंस में करते हो। तो आप CuCl ओवर HCl ले जाओ, या Cu2Cl2 इसको लिख देते हैं ओवर HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और CuBr ओवर HBr ले जाओगे, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, खत्म। आयोडीन बना सकते हैं? नहीं। फ्लोरीन बना सकते हैं? नहीं। ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन, ओनली फॉर द, ये ऐसे लिख दो, फ्लोरो 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 एंड आइडो कंपाउंड्स are not formed by Sandmeyer reaction। ठीक है, हम सैंडमियर रिएक्शन से फ्लोरो और आइडो कंपाउंड्स नहीं बनाते, ठीक है, बल्कि आइडो कंपाउंड बनाने के लिए तो हाँ, दोनों के लिए ही अलग रिएक्शन है, दोनों के लिए अलग रिएक्शन। फ्लोरो के लिए तो पूरा नेम्ड रिएक्शन होती है, बाल्स-स्किमन रिएक्शन, और आइडो कंपाउंड्स नहीं बना सकते, मतलब इससे नहीं बना सकते, सैंडमियर वैंडमियर से नहीं बनता ये सब, ठीक है। बताओ, याद रहेगी ये चीज? बिल्कुल बेटा, ये तो मेन है भाई, उसमें स्टार लगा हुआ है, नोट क्यों नहीं करोगे इसको? स्टार लगा हुआ है, जैसे ही लिख देना तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है, जैसे ही हो जाए तो लिख देना भाई। लिख लिया? लिख लिया? क्लियर है? नोट किया? मल्टीपल टाइम्स इग्नोर बाय यू मैम, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ मैम कि टेस्ट सैटरडे को क्यों आ रहे हैं, संडे को आने चाहिए ना मैम। अंशिका, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई द हेल आई इग्नोर्ड यू, मतलब आई एम अ वेरी बैड पर्सन, आई फील एकदम इंस्टेंटली रिग्रेट हो गया मुझे खुद से, बट आई एम सो सॉरी। बट दूसरी चीज, ये टेस्ट आ चुका है, ये कब हुआ ये मुझे पहले बताओ तो बेटा, टेस्ट आ गया है तुम लोगों का? टेस्ट आ गया है क्या? आप डोरेमोन नहीं हो, आप शिजुका हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। फिलहाल तो मैं तापुर हूँ और मैं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर हूँ, ये दोनों बात भूलना नहीं, तो है ना, नहीं तो टीचर, मतलब वो टीचर वाला वो जो वो वाइब होता है ना, वो लाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। बाय प्रोडक्ट्स कहाँ लिखे बेटा? इसमें कोई बाय प्रोडक्ट बनाया ही नहीं हमने। इसमें नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई बताओ, कोई टेस्ट आ गया है क्या? कोई टेस्ट आ गया है क्या? नो मैम, नो मैम, नहीं मैम। अंशिका, क्या बात कर रही हो यार? हाँ, अगर कोई टेस्ट आ गया है तो बता दो, मैं एक बार पता कर लूंगी, मतलब टेस्ट कैसे आ गया, ये नोट करो फटाफट से, मैं देख लेती हूँ, मैं ही देख लेती हूँ, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, अपन ही देख लेते हैं। नोट कर लिया? सेकंड हेडिंग लगाइएगा, गैटरमैन। गैटरमैन रिएक्शन, अभी तुमको बहुत सारे अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट पे गए, केमिस्ट्री पे गए, सॉल्यूशंस का टेस्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 2 टेस्ट आ चुका है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं एक बार पता करती हूँ इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्ट संडे को ही जाना था, सैटरडे को तो नहीं जाना था, ठीक है, मैं एक बार पता कर लूंगी। अंशिका, आई एम सो सॉरी, एंड टू एवरीबडी आई एम सो सॉरी, मैं एक बार चेक करवाऊंगी ऐसा क्यों हुआ है। अगर टेस्ट आए, मतलब टेस्ट मेरे में ओपन तो नहीं हो रहा है, बट आई चेक इट आफ्टर द क्लास, आई चेक इट, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। मतलब मैं तो अपलोड करती हूँ, जब भी क्वेश्चंस भेजती हूँ तो मैं मेंशन क्या, सबको पता ही है वो संडे को ही टेस्ट जाना होता है, फॉर सम रीजन पता नहीं कैसे सैटरडे को आपको मिल गया, मैं एक बार चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का पक्का पक्का, इस क्लास के बाद मैं एक बार भाई, इस क्लास के बाद मैं किसी और की क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है, तो सही हो जाएगा। चलो, मैं नेक्स्ट हेडिंग लगाऊं, ये सबने नोट कर लिया होगा साइड में, मैं क्विक रिकैप आपको दूंगी, तो आप परेशान नहीं होना है ना। अगर आपको लग रहा है अरे यार एकदम से दिमाग में नहीं बैठ रही रिएक्शंस, बैठेंगी, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बैठे तभी तो मैं इसको लिख रही हूँ, वरना तो मैं रीड कर दूं एक के बाद एक, है ना। डायजोनियम सॉल्ट बना रहने दो यार, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो, हेडिंग लगेगी आपकी गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन मतलब कहां जा रहा है मैन, समझ रहे हो? मैम वो तो पहले से ही है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार,
गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग लगेगी हमारी गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, तो मैन को कहां भेजना है हमें, तुम सभी को पता है, एकदम सही जगह पे, है ना। गैटरमैन रिएक्शन हेडिंग लगाइए। गुस्सा मत हुआ करो यार, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, ईगो पे ले लेते हो। मेल ईगो हो क्या, छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाते हो, पढ़ो चुपचाप। गैटरमैन रिएक्शन N2+Cl-, ठीक है। चलो, तो गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है बेटा, सेम जो आपने सैंडमेयर पढ़ी ना, देखो एकदम सेम है, इसमें गलत कह रही हूँ, इसमें चेंज क्या मैं बताती हूँ। सेम रिएक्शन ऑलमोस्ट, बस में थोड़े से चेंजेस है। आप वहां पे क्या ले रहे थे, CuCl ओवर HCl, यहाँ पे Cl मत लेना, बस कॉपर पाउडर ओवर HCl ये रखा जाता है। CuCl की जगह केवल Cu, अब ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मिसमैच कर देते हैं। तो मैं इसको एक ट्रिक भी आपको बताती हूँ। आपको क्या बोलना है, हम इसको बोलते हैं कि पाउडर को उठा के गैटर में डाल दो। जब भी गैटरमैन रिएक्शन है तो हमें याद रखना है पाउडर को उठा के गैटर में डाल देना है, गैटर में जाके क्या डालना है, पाउडर डाल देना है। तो हमें ये याद रखना है कॉपर पाउडर। गैटरमैन रिएक्शन जो होती है वो कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में होती है, तो अपने आप याद हो जाएगा कि सैंडमेयर कॉपर क्लोराइड होता होगा, है ना। तो गैटरमैन का मतलब कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में ये हमारी रिएक्शन होती होगी, ठीक है। गैटरमैन रिएक्शन याद रहेगा, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल 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 क्यों नहीं, गैटरमैन रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप क्या बनाओगे, आप बेंजीन को उठाओगे और यहां पे आके लग जाएगा क्लोरीन, ठीक है, ये हो गया। यस मैम, मैकेनिज्म आपके में डायजोनियम सॉल्ट का आप पढ़ो, ज्यादा अच्छा है, डायजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म अच्छा है ना, वो इंपॉर्टेंट बल्कि हो सकता है, ये नहीं। अच्छा, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन के आ गया मैम, क्लोरोबेंजीन, और करके लिख दे रही हूं दूसरा भी, और ऑफ कोर्स Cu ओवर HBr भी ले सकते हो। बेंजीन उठाया, डायजोनियम सॉल्ट है जो कि N2+Cl- लगाया, Cl- ठीक है, वापस इसको आगे पास किया, क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर ओवर HBr की प्रेजेंस में क्या बनेगा, बेंजीन, और बेंजीन पे आके लग जाएगा Br, यानी कि ये बन जाएगा डायजोनियम सॉल्ट से ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले तो वही लिख लो, फ्लोरो कंपाउंड इससे नहीं बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बेटर रिएक्शन कौन है, क्योंकि गैटरमैन से भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन रहा है और ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, सैंडमेयर से भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। तो आप याद रखना, सैंडमेयर इज द बेटर रिएक्शन। मैं यहां पे इस चीज को मेंशन कर दे रही हूं, सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर देन गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर देन गैटरमैन, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड या प्रोडक्ट फॉर्म, वो गुड यील्ड में निकलते हैं, मतलब ज्यादा निकलते हैं, अच्छे से हम प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। उसी का एक ऑल्टरनेटिव तरीका आया था जिससे हम ये बना सकते हैं, पर अच्छे यील्ड में, ज्यादा अमाउंट में जब हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है तो सैंडमेयर इज चोजन, ठीक है। उस कंडीशन में हम सैंडमेयर को चूज करते हैं, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो गुड यील्ड में निकल सकता है, ठीक है, इसलिए सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर। और ये एक छोटा सा पॉइंट है, बट आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा यील्ड में हायर अमाउंट, बेटा हायर अमाउंट, गुड यील्ड मतलब हायर अमाउंट, हायर अमाउंट, हायर अमाउंट में हमको प्रोडक्ट वहां पे मिल जाता है, ठीक है। सो सैंडमेयर रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड अगर हमें दोनों में से एक चॉइस रखी जाए, बट गैटरमैन इज एन ऑल्टरनेटिव तरीका, तो गैटरमैन इज आल्सो यूज्ड, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो, समस्या, प्रॉब्लम है तो पहले ही बता दो, आया समझ में, सिलेबस में है क्या ये रिएक्शन, और नहीं तो क्या यार, वो किसका सिलेबस पढ़ाऊंगी मैं, तुम्हारे सिलेबस में होगा तभी तो पढ़ा रही हूँ ना, ये कौन सी क्वेश्चन हुआ, है भाई, बिल्कुल सिलेबस में है, तुम्हारे ही सिलेबस में है बेटा, नोट करो फटाफट से नोट करो, क्लियर है तो बताना, क्लियर 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 क्लियर,
हाँ, गैटर में उठा के हमको याद रखना है कि हमने गैटर में उठा के कॉपर पाउडर डाल दिया, दैट इज गैटरमैन रिएक्शन। मैं वापस अब इसको रिपीट करती हूँ, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बना था, इसको नोट करते जाओ और मेरी बात सुनते जाओ। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बना था मैम, एनालीन को लिया, एनालीन बेंजीन पे NH2 है ना, उस पे डाल दिया NaNO2 ओवर HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तो मैम बन के आ गया हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विच इज आल्सो नोन एज डायजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस बन गया। वो जो N2 प्लस है उसी को आप अजो ग्रुप बोलते हो, है ना, डाई अजो ग्रुप, ठीक है। चलो अब उसके बेसिस पे हमने दो रिएक्शन पढ़ी, हमें क्लोरो ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो हम या तो सैडमियर रिएक्शन लगाएंगे या तो गैटरमैन रिएक्शन लगाएंगे। दोनों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों में मैंने स्टार लगाया, आपको भी स्टार लगाना है, ठीक है। तो गैटरमैन और सैडमियर रिएक्शन में होता क्या है, सैडमियर रिएक्शन कहता है अब डायजोनियम क्लोराइड ले आओ और कुछ नहीं उसमें Cu2Cl2 या CuCl ओवर HCl ले जाओ, ठीक है, और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, या HBr ले जाओ तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, है ना, CuBr ओवर HBr, ठीक है। सैडमियर कहता है सेम रिएक्शन हम करेंगे, डायजोनियम सॉल्ट को लेके आओ और उससे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना लो। बस आपको क्या करना है, वहां CuCl जो ले रहे हो उसको सिर्फ Cu लिख दो। कॉपर पाउडर ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, है ना, ये कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है Cu, केवल Cu, कॉपर पाउडर ओवर HCl या कॉपर पाउडर ओवर HBr, ठीक है, तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा दोनों में से बेटर रिएक्शन कौन सी है, बताओ मुझे, चाहिए एक रिएक्शन, तो आप बोलोगे सैडमियर इज अ बेटर रिएक्शन एज कंपेयर टू गैटरमैन। इसका रीजन ये है कि वहां पे हाइयर अमाउंट में प्रोडक्ट मिलता है या गुड यील्ड में हमको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो इस वजह से अगर हम प्रिफर्ड पूछेंगे कौन सी ज्यादा करनी चाहिए तो इट विल बी सैडमियर रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसको पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इसको डिसॉल्व किया कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में और उसको ट्रीट कर दिया सोडियम नाइट्राइड से, डायजोनियम सॉल्ट बन गया, जो मैंने आपको डायजोटाइजेशन बताया। मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम सॉल्ट विद क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड, तो हमको मिल जाता है क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन, ठीक है मैम। रिप्लेसमेंट जब आप करते हो डायजोनियम ग्रुप का, अच्छा आयोडीन वाली रिएक्शन करनी है तो आयोडीन वाली रिएक्शन कर लो, ठीक है। आयोडीन कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अरे यार चलो ठीक है, डुप्लीकेट ही करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अब इसमें आयोडीन की अगर आप बोलो मैम हमको ना आइडोबेंजीन बनाना है, तो आइडोबेंजीन के लिए बेटा कोई भी आपको ये रिएक्शन नहीं करनी, ठीक है, आइडोबेंजीन के लिए हमें कोई भी ये रिएक्शन नहीं करनी। अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है, अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना है तो हमें क्या करना है, सिंपली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायजोनियम सॉल्ट लेना है, डायजोनियम सॉल्ट लेना है, इसमें ऐड कर देना है पोटेशियम आयोडाइड, कोल्ड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, तो बेंजीन पे जाके आयोडीन लग जाता है, बेंजीन पे जाके आयोडीन लग जाता है। दिस इज आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका, ठीक है, दिस इज आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका। मैम गैटरमैन रिएक्शन नहीं लिखी, अरे मिल जाएगी तुमको, मिल जाएगी बेटा, अभी आप आगे प्रॉपर्टीज पढ़ोगे फिर से आपको सैडमियर वगैरह पढ़ाया जाएगा, वहां पे भी गैटरमैन है, ठीक है, कोई टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैडमियर टू टाइप से होता है, एक CuCl और दूसरा क्या, एक होता है CuCl, एक होता है Cu2Cl2 ओवर HCl, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई ये हटा दे रहे हैं, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है और क्या क्या लिखा है, कहां गए हम, ठीक है। आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस हैलाइड, इट इज डन सिंपली बाय शेकिंग द डायजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, जो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो ये देखो देखो अब इसको रीड करते हैं फटाफट से, क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि आपको अगर एनिलीन को उठा के NaNO2 ओवर HCl पास कर दिया, NaNO2 ओवर HCl पास कर दिया 0 to 5 डिग्री, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्यूपरस हैलाइड से आप अगर इसको पास करते हो, है ना, तो N2 गैस वगैरह बाहर निकलता है, हेलोअरीन हमारा बनके आ जाता है, ठीक है। विदाउट क्यूपरस हैलाइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस, मतलब आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि बाहर नाइट्रोजन गैस निकल रही होती है ना, इन सभी में बाहर प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल रही होती है ना, N2 गैस बाहर निकलती है, N2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शंस हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसको एज इट इज कर देते हैं। अब रीडिंग बच्चे पढ़ लिया हमने, है ना, फ्रॉम अमीन बाय सैडमियर रिएक्शन बता दिया, एनिलीन को उठाओ, इसको पास करो, ये बन गया, फिर इसको Cu2H2 लगाओ, बन गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, हो गया, सेम चीज आपने कर ली, ठीक है,
सेम चीज आपने कर ली, हेडिंग लगाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? आइडो नहीं, आइडोबेंजीन ना ही तो बेटा गैटरमैन है ना ही तो सैंडमियर है। इट इज नीदर सैंडमियर नॉर गैटरमैन। ये आइडोबेंजीन बनाने का जो तरीका है, ना ही तो इसको सैंडमियर रिएक्शन बोलते हो ना ही तो इसको गैटरमैन, इसको सिर्फ आइडोबेंजीन बनाने के लिए रिएक्शन आप बोलते हो, ठीक है। अब आपको हेडिंग लगानी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको 5 से 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे और सॉल्युबिलिटी पढ़ोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती भी है। वो दोनों प्रॉपर्टी बेटा आपको ऑलमोस्ट, अगर आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली तो 90% आपने हर चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। 10% सब में अलग होता है कि यार अल्कोहल का स्ट्रक्चर अलग है, उसमें बॉन्डिंग अलग है, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, तो 10% चीजें चेंज होगी, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम रहने वाली है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड स्पेशली, ठीक है। तो उन दोनों प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान सुनना। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि जो आपके क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, 1 2 3 कार्बन वाले जो हेलो एल्केन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स एंड क्लोरोफ्लोरोइथेन्स, वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आने लग जाते हैं। अदर एल्काइल हैलाइड्स आर ईदर लिक्विड और सॉलिड्स, और बढ़ाओगे तो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो बोलते हैं जो छोटे छोटे कार्बन वाले ग्रुप्स होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तक भी, तो ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और ज्यादा कार्बन, 10 से भी ज्यादा कार्बन लग जाते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में पाने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं अपने प्योर स्टेट में ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन देयर प्योर स्टेट। एल्काइल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स जो है बेटा, ये कलर ले आते हैं जब इनको सनलाइट के एक्सपोजर में रखोगे तो इनमें थोड़ा थोड़ा कलर आने लग जाता है, जो आप रेडिश ब्राउन कलर लास्ट टाइम पढ़ भी रहे थे ना, टू लाइट। इट इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ आयोडीन और ब्रोमीन। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें आयोडीन और ब्रोमीन गैस बाहर निकलती है इसलिए, ठीक है। बहुत सारे वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्वीट स्मेल होती है। स्वीट स्मेल का मतलब ये नहीं होता कि रसगुल्ले की खुशबू आने लग जाए। स्वीट स्मेल इज समथिंग विच इज नॉट इरिटेटिंग टू आवर नोज, है ना, मतलब बहुत इरिटेशन नहीं होगी उसको स्मेल करके, सिंपल डिसेंट सी स्मेल है, दैट इज स्वीट स्मेल, ठीक है। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। पहले हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिखना, पूरी डेफिनेशन मत लिखना, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखना है, आपने लिख लिया होगा कि कार्बन 1 2 3 ऐसे हैं तो गैसेस में होंगे, फिर हाइयर कार्बन आ जाएंगे लिक्विड्स में होंगे, फिर और हाइयर, मोर हाइयर सॉलिड में होंगे। तो पहली लाइन आपने ये लिख दी, ठीक है। तो 3 आपकी लाइंस कवर हो गई। फिर देखो एल्काइल हैलाइड्स, ऐसे आप लिख लो RX मोस्टली कैसे होते हैं, कलरलेस। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया होगा, और इसको आपको रिएक्शन कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, चुपचाप अपनी नॉर्मल कॉपी में लिखना है, ठीक है, नॉर्मल कॉपी में एकदम, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने क्या लिखा, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। नोट्स ऐसे ही होने चाहिए केवल, इन दोनों में कलर होता है। कब होता है? एक्सपोज्ड टू सनलाइट, है ना, सनलाइट में जाने के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा कलर आ जाता है ना। फिर आपने लिखा एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं दे हैव स्वीट स्मेल, और आपने इसको 2-3 लाइन में कवर कर दिया। ये पूरा पेज आपने 2 से 3 लाइन में कवर कर दिया। इस तरीके से आपको नोट्स में लिखना है। तो मैं इसको फटाफट से रिपीट करती हूँ। वो बोल रहे हैं 1 2 3 कार्बन वाले जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम बोलते हैं इनमें लिक्विड स्टेट देखा जाता है, और कई ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन लग जाए तो हम उसको बोलते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ज्यादातर एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, पर यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होता है, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, उसकी वजह से कलर आ जाता है कई बार व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सनलाइट में रखने पे उनपे कलर आ जाता है। बहुत सारे वोलेटाइल हेलो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्वीट स्मेल होती है। वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे इस तरीके से होते हैं, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, वायलेट कलर आने लग जाता है, ठीक है। पंजेंट स्मेल होती है किसी किसी की, है ना, ब्रोमीन है पंजेंट स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक अडर खुद की अपनी अपनी एक स्मेल होती है, पर ज्यादातर हम बोल सकते हैं स्वीट स्मेल में होते हैं, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 हुआ, बेसिक पेज था। अब आते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत सिंपल है, देखो पहली चीज आपको समझ में आ गई, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, है ना। हाँ, जिसमें आप ऑर्गेनिक की बाकी सारी चीजें लिख रहे हो उसी में आपको ये नोट करना है, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनना, अब मेल्टिंग पॉइंट पे हम आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यस मैम। तो आप खुद से सोचो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा?
बढ़ेगा। भाई किसी में ज्यादा कार्बन लग गए या कोई बड़ा सा हेलोजन लग गया, मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, मतलब एक का मास है लेट्स से 10 ग्राम, दूसरे का 20 ग्राम, तीसरे का 30 ग्राम, तो जितना ज्यादा ग्राम उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो जैसे जैसे इसका मास बढ़ता है वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एल्काइल हाइड्स आर हायर देन दोज ऑफ पेरेंट एल्केन। अगर नॉर्मल एल्केन के, मान लो मैं आपसे बोलूं एक तरफ बेटा CH4 है, एक तरफ CH3Cl है, आपको क्या लगता है किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। क्यों? उसमें क्लोरीन आ गया। भाई हाइड्रोजन तो छोटा सा है, तो जो आपका एल्केन होता है, जो एल्केन होता है उसका वेट हमेशा कम होगा उसके हेलो एल्केन से। उतने ही कार्बन का आप हेलो एल्केन ले लोगे तो हमेशा हेलो एल्केन का वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें हेलोजन लग जाता है, तो हेलोजन का भी वेट आ जाता है, तो ये रीजन है। तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पहली चीज तो भाई बहुत ज्यादा होगा हेलो एल्केन्स का एल्केन से। नॉर्मल एल्केन से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा निकल के आने वाला है। सबसे कम ही होता है बल्कि एल्केन्स का, है ना, सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का ही होता है। आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे सभी में सभी का ज्यादा होता है एल्केन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन, या 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। वहीं आप दूसरे कंपाउंड्स देखते हो, कभी ऑक्सीजन, अल्कोहल में जैसे ऑक्सीजन आ जाता है, बड़ा सा ग्रुप है भाई, यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, बड़ा सा एटम है। तो इस वजह से हमेशा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपैरिजन में तो ज्यादा होते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, हायर मॉलिक्यूलर मास भी एक रीजन होता है, एंड इसका बॉन्ड भी थोड़ा सा पोलर होता है, पोलैरिटी होती है, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, है ना, तो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि डाइपोल डाइपोल मूवमेंट लग जाता है, जैसे कि वैंडरवॉल फोर्स लग जाता है ना, तो काफी सारे फोर्सेस लगने की वजह से भी हम इसका एक रीजन इसको बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिथेन लिया, उसका मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम पर मोल है और मेल्टिंग पॉइंट -182.5 डिग्री है। वहीं आपने इथेन लिया, उसका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम पर मोल है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग पॉइंट जो है 183.3, यानी कि बढ़ गया। देखो क्यों? क्योंकि आपने मिथेन की जगह इथेन ले लिया, तो आपने मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया। जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जो क्लोरोमिथेन है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ब्रोमोमिथेन का और ज्यादा हो जाएगा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और हाइयर हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे पढ़ोगे फिर उसके बाद हर एक में सेम रहेगा ये। ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ाऊंगी हर एक चीज में सेम रहेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको एक स्लाइड में समझाती हूँ, फिर मुझे वरना मजा नहीं आएगी पढ़ाने में, है ना, तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डाल के खुद से समझाती हूँ। इसलिए पता है क्यों तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ? तुम ये मत सोचना अरे मैम आप कितने अच्छे हो, है ना, आप कितने अच्छे हो मैम, हमारे लिए आप एक नई स्लाइड में लिख रहे हो, आप उसको रीड कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे आने वाले 3 चैप्टर में तुम ये क्वेश्चन पूछ ना लो, एटलीस्ट मेरे पास रीजन हो तुमको कहने का, है ना। जैसे ही नेक्स्ट सेशन में तुमने ये बात पूछी कि मैम बॉइलिंग, मैं तुमको बोल दूं बेटा मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इस वजह से मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड ला रही हूँ। तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर, मैं खुद के लिए ये काम कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते टाइम मैं सिर्फ रीड करूंगी, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, पहले से तुम ये बात याद रखना। ठीक है, वहां पे कोई कृपया मुझे जज ना करे कि टीचर हमारी रीड करने लग गई, ये तो कहती थी ये रीड नहीं करेंगी केवल, तो वहां मैं यही करूंगी बेटा, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें ये चीज बहुत डिटेल में समझाने जा रही हूँ। तो बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग 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 पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल हेलो एल्केन्स का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई चीज बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। ठीक है, यस मैम। अब बेटा 3 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1, 3 कंडीशन होंगी। कंडीशन 1, कंडीशन 1, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या बोला मैम ने, क्या बोला मैम ने, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्यों ऐसा होता है, रीजन लिख दूं, रीजन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये इसका रीजन हो गया। रीजन क्या है,
क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाते हो, जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाया तो आपने मॉलिक्यूलर मास बढ़ाया, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा भाई, बॉइल होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला, लेट्स से मैंने आपसे बोला कि CH3Cl है ना, C2H5Cl एंड C3H7Cl, ये 3 ग्रुप्स हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, फिर ये और फिर सबसे कम वाला ग्रुप। तो कंडीशन नंबर 1 हमारी सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा, और इसी का उल्टा कर देना, नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पहली चीज सबको समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाए तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया आपने उसका, और इस वजह से उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, इसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है मैम। चलो कंडीशन नंबर 2, दोनों कंडीशन बहुत इजी है, स्टार्टिंग की दोनों कंडीशन बहुत इजी है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर, ध्यान सुना, जो हेलो एल्केन है वो सिर्फ एल्केन पे तो डिपेंड कर नहीं रही है जो हम सिर्फ कार्बन की बातें कर रहे हैं, हो सकता है कार्बन वैसे ही हो और एक बार हमने क्लोरीन लगा दिया, एक बार ब्रोमीन लगा दिया, एक बार आयोडीन लगा दिया या फ्लोरीन लगा दिया, तो जैसे जैसे हैलोजन का भी तो मास बढ़ सकता है, एटॉमिक साइज भी तो बढ़ता है ना भाई, टॉप टू बॉटम आते टाइम एक एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो हैलोजन का भी तो मास बढ़ता है मैम, तो उसके कंपैरिजन बता दो, हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन उतने ही है, लेट्स से एक कार्बन है, जैसे एक बार हमने ले लिया CH3Cl, एक बार हमने ले लिया CH3Br, CH3I, मैंने ये ले लिया, अब क्या होगा मैम, तो जिसका हैलोजन एटम सबसे बड़ा उसका मास सबसे ज्यादा और उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो सेकंड है साइज ऑफ हैलोजन, कंडीशन नंबर 2, साइज ऑफ हैलोजन एटम, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेगा इस बार, तो इस बार वापस से साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट अगेन इंक्रीज करेगा, अगेन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करेगा, मैं रिपीट कर रही हूं बार बार, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। कोई ये नहीं बोलेगा मैम रीजन क्या है, क्योंकि मैम खुद ही बता देंगी इसका रीजन। रीजन क्या है, सेम रीजन क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, एग्जांपल समझते हैं वापस से। मान लो मैंने आपसे बोला CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो सबको पता है आयोडीन सबसे बड़ा एटम है ना भाई, ऊपर से नीचे आते टाइम एटम का साइज बढ़ता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन सबसे बड़ा है तो भाई सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिससे हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो लिखिए कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसका रीजन समझाती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट करो और इसका रीजन समझो, इसका रीजन समझो। चलो मैं इसको एक और पेज में समझाती हूँ, ठीक है। अब आप बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यारी बात है, बहुत ही प्यार से ही सुनना पड़ेगा। मैंने बोला 1 2 3 4, मैम ये 4 कार्बन है, इससे हैलोजन लगा दिया, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 और मैम यहाँ पे मैंने हैलोजन लगा दिया, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 और 4 5, यहाँ पे हैलोजन लगा दिया, इसको भी आप 4 कर लो, है ना, 5 कर लो, चलो 5 कर लो, सभी में 5 कार्बन ले लो, मान लो सभी में हमने 5 कार्बन ले लिए, ठीक है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 3 हमारे पास ग्रुप्स हैं, तीनों में क्लोरीन लगा है, यस मैम। तीनों का फॉर्मूला क्या आएगा, 5 कार्बन है तीनों में, है ना, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3 6 7 8 9 10
11, 11 हाइड्रोजन लगेंगे और एक क्लोरीन लगेगा, सभी का सेम मॉलिक्यूलर मास है, बस सभी में डिफरेंस क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म है। ये एन पेंटेन है, एन पेंटेन क्लोराइड वाला ग्रुप है ना। ये क्या है, ये क्या है, नियो वाला ग्रुप है ना। ये क्या है, ये क्या है, लेट्स से आइसो वाला ग्रुप है ना, आइसो वाला ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसमें है, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसमें है, इस वाले ग्रुप में, इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस है, मैक्सिमम ब्रांचेस है। तो बेटा इसका मिनिमम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन जानो। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती है, जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती है, ब्रांचेस बढ़ती है, जैसे जैसे किसी में ब्रांच बढ़ती है, ब्रांचेस है ना, जैसे ये कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ब्रांचेस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। मतलब मुझे इनको हीट करना है, मुझे इसको हीट करना है, तो मुझे इसको हीट करने के लिए मान लो यहाँ पे मैंने हीट लगा दिया, तो पूरे में हीट करना है, मैं ये है ना, ये हीट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसे हीट करना तो ऐसे हीट होगा, सरफेस एरिया, इसको हीट करना है ऐसे हीट हो जाएगा। इसमें सबसे कम सरफेस एरिया, सबसे कम सरफेस एरिया। जैसे मैं आपसे बोलूं एक चीनी का बड़ा सा टुकड़ा है और चीनी शक्कर के फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े हैं, किसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, छोटे वाली चीनी में या ज्यादा बड़ा वाला टुकड़ा जो है छोटे वाली चीनी में। आपने ये बल्कि पढ़ा भी होगा, पल्वराइज्ड वुड, क्रश्ड शुगर, याद है, सरफेस एरिया बढ़ गया, जब आपने शुगर लिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा तरफ से कवर हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया है ना, ब्रांचेस बढ़ी, बस आपको ये एग्जांपल बस दिमाग में बैठाना है, सरफेस एरिया कम होता है, ब्रांचेस बढ़ने पे, ब्रांचेस जब हम बढ़ा रहे होते हैं तो जो सरफेस एरिया है वो गिरता जाता है, घटता जाता है, वी कैन से सरफेस एरिया जैसे जैसे कम होता है तो कम सरफेस हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी इस वजह से कम हो गया, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। मोर द ब्रांचेस लेस इज द सरफेस एरिया and hence less is its boiling point. More the branches, less is its surface area and hence less will be its boiling point. अब मैं इसको फिर से समझाती हूँ, टेंशन मत लो, एक बार वापस से इसको रीड करते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज चलो इसी को पढ़ते हैं, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड ग्रेटर द ब्रांचिंग लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग तुमने बढ़ा दी, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, ब्रांचिंग हमने बढ़ा दी, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल बिकम्स स्फेरिकल एंड द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, स्फेरिकल सा हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया उसका। ड्यू टू दिस द मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की उन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी घट जाता है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इसकी वजह से वैन डर वाल अट्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, वैन डर वाल अट्रैक्शन भी कम हो जाता है और उसी की वजह से कम हो जाता है हमारा किसी भी कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका रीजन मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रीजन, ठीक है, चलो इसका रीजन लिखते हैं। तो इसका रीजन ये कि सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। इसका भी एक एग्जांपल लिख लो, इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, चलो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल था, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने बोला एन पेंटेन क्लोराइड, ठीक, फिर हमने बोला आइसो पेंटेन क्लोराइड, फिर हमने बोला नियो पेंटेन क्लोराइड। तो क्योंकि यहां ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं, ब्रांचेस बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब इसका सबसे कम, फिर इसका और फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हो, यहाँ पे भी देख लो एक बार, देखो ये क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, एन ब्यूटाइल क्लोराइड,
ब्यूटाइल क्लोराइड, मैंने पेंटेन लिख दिया, क्या पेंटाइल होगा ना, पेंटाइल लिख लेना एक बार, पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल, ठीक है ठीक है ठीक है, पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ देखो वो क्या बोल रहे हैं ब्यूटेन का, ब्यूटाइल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एन ब्यूटाइल है, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल है। एन ब्यूटाइल का बॉइलिंग पॉइंट 342 है केल्विन और यहाँ पे 324 केल्विन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइसो वाला जो ग्रुप है, आइसो में ब्रांचेस बढ़ गई एन के हिसाब से, है ना। एन में सबसे कम ब्रांचेस होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ब्रांचेस बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल। ये मैंने आपको बता ही दिया, सेम एल्काइल ग्रुप है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा इस ऑर्डर में, है ना। मतलब इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम का मास बढ़ गया, है ना। एटॉमिक मास जो है वो हेलोजन का वो इंक्रीज कर गया, तो इस वजह से हो गया। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बता दी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। किसे किसे ये तीनों कंडीशन क्लियर हुई? किसे किसे ये तीनों कंडीशन समझ में आई? पहले बता दो, एक बार बता दो। मैम मैक्सिमम ब्रांचेस कैसे पता चलेगी? मैक्सिमम ब्रांचेस क्या होता है बेटा, एन में सबसे कम, फिर आइसो, वही ऑर्डर जो आप पढ़ के आए हो, एन में सबसे कम, फिर आइसो, फिर क्या बोलते हैं टर्ट, और फिर न्यू, सेम वही तरीका, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? मैम गुड यील्ड के बाद क्या लिखा था आपने लास्ट स्लाइड में? हायर अमाउंट, हायर अमाउंट लिखा था। पानी पी लो आप वरना आपका गला खराब हो जाएगा। पानी मैं आज लाना भूल गई, पता है, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तुम्हारी क्लास के बाद ही चली जाऊंगी, अब कोई बात नहीं, इसी बात पे एसी धीरे कर ले रही हूँ, है ना। चलो क्लियर है, ये अच्छे समझ में आया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, ठीक है। और मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ बेटा, छुट्टी हाँ हो जाएगी, आज छुट्टी हो जाएगी टाइम पे, 5-6 मिनट में हो जाएगी, बस एक टॉपिक बचा है, ठीक है। मैं आपको बस एक चीज बता दूं कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अब ये तुमको नहीं बताऊंगी, मैं हर स्लाइड में जहां पे ये आएगा मैं बोल दूंगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, ब्रांचेस बढ़ने या घटने पे, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। कि सरफेस एरिया है, फिर वैंडरवॉल है, सरफेस एरिया घट जाएगा, वैंडरवॉल घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, ठीक है, ब्रांचेस बढ़ने पे। तो ये आपको चीजें दिमाग में बैठा के रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फोर्थ है बेटा सॉल्युबिलिटी। अब बहुत ध्यान सुनना, ये भी मजेदार है। एल्काइल हैलाइड्स पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, सबको पता है, पोलैरिटी होती है, क्लोरीन खींच रहा है और कार्बन से खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। वाटर भी पोलर होता है, पोलर में पोलर घुल जाता है, पर फिर भी एल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे आर नॉट सो सॉल्युबल इन वाटर, दे आर काइंड ऑफ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुल पाते, ठीक है, दे आर नॉट सो सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड्स है ना ये पोलर है, पर इनके पास बहुत ताकत नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसको तोड़ भी नहीं सकते, कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा फिर घुल गए अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ऐसा ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल, सबको पता है ना। इवन देन दे आर इनसॉल्युबल। पोलर का मतलब पता है ना, पोलैरिटी, चार्जेस, फर्स्ट डे पे पढ़ाया था, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आता है, चार्जेस है, पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर पोलर घुल जाता है आपस में, पोलर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये 11th में पढ़ा है आपने, फिर भी बता देती हूँ, पोलर में पोलर चीज घुल जाती है, नॉन पोलर में नॉन पोलर, मतलब सिंपल है यार, अपने ही अपनों को लेके डूबते हैं, ठीक है। तो अगर पोलर है तो वो पोलर के साथ घुल जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ घुल जाएगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलता, नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलता, ठीक है। तो क्योंकि ये पोलर है, वाटर पोलर है, पर फिर भी ये सॉल्युबल नहीं होता। ऐसा क्यों मैम? इट इज बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक है। मतलब जो पानी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ ये उसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के देखो, इस तरीके से अपना बॉन्ड बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं बना पाते, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी को जिस तरीके से दिखता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये इसको तोड़ नहीं पाते और तोड़ के खुद नहीं लग पाते, ऐसा कर लेते तो बना देते ये बॉन्ड, है ना। Energy is required to overcome the attraction among haloalkanes molecule and to break the hydrogen bond, जो मैंने आपको बताया, ना खुद बना पा रहे ना तोड़ पा रहे, दोनों में ही इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। जो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, and less energy is released when new attraction are set up among the haloalkane and water molecule। तो जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, पर इनको तोड़ के जो बॉन्ड वहां बनाना है वो ज्यादा नहीं बना पा रहे इस वजह से, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स जो है हमने क्या बोला, डू नॉट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाटर, जो मैंने आपको बोला कि ये तो अलग बात हो गई कि वो खुद बॉन्ड बना पा रहे हैं, नहीं वो बॉन्ड तोड़ तक नहीं पा रहे हैं,
इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती, तो ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे, पोलर में नहीं। देयरफॉर एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में ये नहीं घुलते, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। एल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। तो भाई जो चीज पोलर में नहीं घुल रहा है, सॉरी पोलर नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है, हम बोलेंगे जैसे ये वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ पा रहा, पर कोई और पोलर मॉलिक्यूल जिसमें थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड हो या हाइड्रोजन नॉट सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जिसमें, तो उनके साथ थोड़े थोड़े घुल जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल में घुल जाएगा, ईथर में घुल जाएगा और बेंजीन में घुल जाएगा। तो आपने सिंपल सी एक लाइन लिखी कि दे आर पोलर, स्टिल दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फिर उसके बाद आपने लिखा बिकॉज दे हैव नॉट इनफ एनर्जी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर एंड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये दोनों चीज नहीं कर पाएंगे। एंड में आप लिख दोगे हेंस दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। सिंपल सी आपने 4 लाइन या 3 लाइन मैंने आपको शायद बताई, आपने पूरा पेज लिख लिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सॉल्युबिलिटी सबको समझ में आई होगी। डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी होता क्या, बहुत सिंपल है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपल है, कुछ नहीं पढ़ना, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। अब मैंने बोला एल्काइल आयोडाइड ज्यादा जल्दी, मान लो CH3 आई है और CH3Cl है, तो तुम खुद सोचो ना किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। CH3 ऐसे दिख रहा होगा, कार्बन है ना, H3 ऐसे लगे होंगे और आयोडीन है ना, और CH3Cl कैसे दिख रहा होगा, CH3 और Cl ऐसे दिख रहा होगा, तो वो उसका मास ज्यादा है, आयोडीन का मास ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो डिक्रीजेस इन दिस डेंसिटी, देखो सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, है ना। डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम या नंबर ऑफ कार्बन एटम, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर है। Simple monofluoro and chloro compounds are lighter than water, but the monobromo and monoido compounds are heavier than water. तो एक एक्स्ट्रा लाइन उन्होंने लिखी हुई है कि जो क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड्स है वो लाइटर होते हैं, सॉरी जो फ्लोरो और क्लोरो कंपाउंड है क्योंकि छोटे छोटे एटम्स है तो थोड़े लाइटर हो जाएंगे वो, है ना। वहीं जब हम ब्रोमो और आइडो की बात करते हैं तो बड़े बड़े एटम्स है वो ज्यादा हेवियर होते हैं पानी के कंपैरिजन में। तो इसका डेंसिटी जो है वो सिर्फ मास बाय वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो मास बढ़ेगी डेंसिटी बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट है आज का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी पे आ जाए, स्टेबिलिटी कुछ बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं। तुम बताओ यार, फिर वही बात, मार्कर लेके जाओ, तोड़ लो, तोड़ लोगे ना, यस मैम। छोटा मार्कर दे दे, तोड़ लोगे, नहीं मैम मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो जैसे जैसे किसी की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है स्टेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है। मैं इसको नोट करती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ, इसको तुम भी लिख लो, है ना, यहीं पे लिख देते हैं, चलो। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। बोलो याद रहेगा, ये तो याद ही होगा, ये तो याद ही होगा। पिछले स्लाइड में ऑर्डर क्या था, ऑर्डर कहां लिखा था, ऑर्डर तो कहीं नहीं लिखा था, स्वीट स्मेल होती है बस यही लिखा था। बताओ बताओ बताओ, यहां तक की बात समझ में आई। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है, और आसानी से टूट जाएगा, वही सेम चीज लिखी है, ठीक है। तो भाई आयोडीन सबसे जल्दी टूट जाएगा तो सबसे कम स्टेबल, फ्लोरीन सबसे धीरे टूटता है, तभी यार कितना स्टेबल है, उसकी तो रिएक्शन तक नहीं है, इतना स्टेबल है वो तो, है ना, इतना स्टेबल है। बताओ नोट किया, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट। ब्रांचिंग में 10 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग का अलग अलग होता है, गन्ने का एग्जांपल ले लो, यस वही बात है ना, इसमें तो वही बात है। चलो भाई, तो जैसे जैसे बढ़ेगा आप लिख दोगे। एक और पॉइंट लिख सकते हो आप, इन्फ्लेमेबिलिटी लिख सकते हो, इन्फ्लेमेबिलिटी। इन्फ्लेमेबिलिटी का मतलब समझते हो ना, आग, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, है ना, दैट इज काइंड ऑफ इन्फ्लेमेबिलिटी, है ना। तो इन्फ्लेमेबिलिटी भी डिक्रीज करती है इसकी, मतलब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से कम होती है, लेस, ऐसे लिख लो, हेलो एल्केन्स जो होते हैं दे आर लेस इन्फ्लेमेबल देन हाइड्रोकार्बन्स, देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में दे आर लेस इन्फ्लेमेबल, ठीक है। फिर
ये भी लिख लो, इन्फ्लेमेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। वो क्या करती है? वो क्या करती है? वो डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे हैलोजन इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिख दो, एक पॉइंट ये भी लिख दो। हैलोजन कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि हैलोजन जो है वो रिप्लेस करता है कंबस्टिबल कार्बन हाइड्रोजन को। हैलोजन रिप्लेस करता जाता है, हाइड्रोजन हटाता जाता है, हैलोजन आता जाता है। तो वैसे वैसे हम बोलते हैं इसका जो इन्फ्लेमेबिलिटी है वो और डिक्रीज कर जाती है। आप खुद से सोचो ना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मेरे पास CH4 है, CH4 है, तो वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल है एज कंपेयर टू CH लेट्स से यहाँ पे Cl लगा दिया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ा होगे, मान लो आपने फिर से एक हाइड्रोजन हटाया, फिर हैलोजन लगाया, फिर हाइड्रोजन हटाया, फिर हैलोजन, तो इन्फ्लेमेबिलिटी यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से हो रही थी, आप हाइड्रोजन कम करते जाओगे तो इन्फ्लेमेबिलिटी घटती जाएगी। तो हैलोजन बढ़ाते जा रहे हो मतलब हाइड्रोजन कम करते जा रहे हो, और हाइड्रोजन कम करोगे तो इसकी इन्फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। हैलोजन इंक्रीज कर रहे हो मतलब, मैं इसको लिख देती हूँ, हैलोजन इंक्रीज का मतलब है हाइड्रोजन डिक्रीज। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आप कम करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। बताओ किसी को कोई डाउट? नहीं करेगा? यस बेटा, जल नहीं तो हुआ ना। तो बहुत सारे जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं, हायर हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन कंपाउंड्स जो यहां पे बनेंगे वो दे डू नॉट इग्नाइट, है ना, दे आर नॉट सो इन्फ्लेमेबल, डू नॉट इग्नाइट। बोलो आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। इन्फ्लेमेबिलिटी होता क्या है मैम? जलना बेटा। जब तुम उसको उसके साथ देखते हो तुम भी तो इन्फ्लेमेबल बन जाते हो, वही होता है बस। अब पूरी जिंदगी याद रखना है ना। विच बर्न्स इजिली, बर्निंग, इन्फ्लेमेबल। बर्न्स इजिली लिख सकते हो, है ना, जो आसानी से जल जाए, दैट इज इन्फ्लेमेबल। बर्न्स इजिली मतलब इन्फ्लेमेबल। ठीक है, आप बोनस सैलरी डिजर्व करते हो क्योंकि आप जो भी पढ़ाते हो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। ये ये टेक्स्ट मालिक तक पहुंचाया जाए। यार ये देखो, देख रहे हो तुम, मतलब ये मुझे ऐसे कमेंट से इतना प्यार होता है ना। क्या क्या ये जो आगे वाला सेंटेंस लिखा था, ये वाला नहीं, जो पीछे वाला लिखा था कि आप जो पढ़ाते हो आ जाता है, ये सुन के मेरी आत्मा त्रस्त हो जाती है। मुझे लगता है मैंने जिंदगी में जन्म ही इसलिए लिया है। मेरे टारगेट बहुत सिंपल है कि बस जो मैं पढ़ाऊं मेरे बच्चे बोले कि बस 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 बहुत अच्छे से आ गया, हम लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। मुझे ये कमेंट पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत सारे बच्चे से लिखते हैं आप अच्छी दिखती हो, आप सुंदर दिखती हो, आप ठीक दिखते हो, ये वो मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है ये कमेंट, बट ये बहुत पसंद आता है जब कोई लिख देता, अरे मैम आप जो पढ़ाते हो वो आ जाता है समझ में। मेरी आत्मा त्रस्त हो जाती है ये पढ़ के। ऐसा लगता है बस इसीलिए तो इस दुनिया में आए थे, सही हो रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो फ्लेमेबल होता है, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है। ठीक है, सही है, इनफ्लेमेबल दैट बर्न्स इजीली, सही है बेटा। ठीक है, ये चीज फीडबैक फॉर्म में लिख देंगे फिर हम। Here you go, वेरी गुड, वेरी। एडवर्टाइजमेंट ऐसा बच्चे करने लग जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसा मतलब खुद से करने में क्या मजा। जो चीज हमारे बच्चे बोल सकते हैं वो चीज हम चीख चीख के क्यों बोले, हमें बोलने की जरूरत। तुम देखते हो मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करती कि क्या कहते हैं इंस्टा पे या ऐसे कहीं भी बाहर भी ऐसे, क्या मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों से पूछ लो, अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। तुमने मेरी, तुमने मेरा, हाँ, कह रहा आपका मकसद पूरा हो गया आज। ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हो, हद में रहा करो, ठीक है। चलो, क्लियर है? क्लियर है? ऑर्डर था मैम फिजिकल प्रॉपर्टी के पहले पेज में, वो तो स्वीट स्मेल के लिए लिखा था ना बेटा। अच्छा मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कुछ मिस आउट हो गया क्या, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑर्डर, ऑर्डर 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 बता तो दिया, स्वीट स्मेल। ऑर्डर मतलब स्मेल, स्वीट स्मेल। ऑर्डर मतलब खुशबू बदबू क्या हो रहा है इसमें, स्मेल कैसी है, तो स्वीट स्मेल है, बता तो दिया। ठीक है, क्लियर है?
अब बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये हेडिंग लगा के छोड़ दो, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मतलब हेडिंग मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस 3 तरीके की होती हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, एक रिएक्शन विद मेटल्स। अब सिर्फ ये 3 टॉपिक रह गए इस चैप्टर में, और देखने में तुम्हें आसान लग रहे होंगे, बट ये 3 टॉपिक जो टॉपिक बता रही हूँ, तीनों टॉपिक सबसे लेंथी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप पूरे एक दिन पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर एक दिन पढ़ोगे एलिमिनेशन क्या होता है, फिर एक दिन पढ़ोगे रिएक्शन विद मेटल्स क्या होता है, फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचता है पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स, उसको भी पढ़ोगे। तो ये 3 टॉपिक्स अब हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम 3 तरीके के रिएक्शन, आपको पता है आपने क्या पढ़ लिया, आपने पूरा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स पढ़ लिया। मैं आपको बताती हूँ, आपने पूरा पढ़ लिया बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, आपने पूरा पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, आपने पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन, ऑलमोस्ट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हेलोअरीन की भी होती है। अब आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये तीनों रिएक्शंस आती हैं, ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो ऊपर लिखा है, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 पढ़ोगे, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक E1 E2, और एक होता है हमारे पास रिएक्शंस विद मेटल्स, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप हमारे बच्चों को हर चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारी मैम रिक्वेस्ट कर रही है तुमसे, आप इसको रिक्वेस्ट की तरह लो, अच्छी बात है। आप इसको मेरा ऑर्डर की तरह लो, तो ये भी अच्छी बात है। जैसे भी लो, जैसे भी समझो, बस याद रखना, मेक श्योर बेटा आने से पहले प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, रिवाइज करके आना। और मैं फिर से बोल दूं, अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो मैक्सिमम इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स टू रिवाइज द कंप्लीट सेशन। पूरे सेशन को रिवाइज करने में 10 से 15 मिनट लगेगा। आपको पूरी डायजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़नी है, सैंडमियर और गैटरमैन रिएक्शन याद भी हो गया होगा। मैं तो देखो मान के चल रही हूँ तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे बैठ रही होंगी रिएक्शंस, है ना। तो गैटरमैन सैंडमियर आपने पढ़ लिया, फिर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। आई थिंक आयोडीन वाली रिएक्शन भी पढ़ ली, ठीक है। और ये सारी चीजें दिमाग में बैठाना, बहुत प्यारे से नोट्स बनाना, और रिएक्शन कॉपी में सिर्फ रिएक्शन लिखना, कोई थ्योरी वहां पे मत लिखना, अनलेस एंड अंटिल आई टेल यू टू राइट समथिंग, ठीक है। तब तक आप उसे मत लिखना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। हेलोरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ है मैम? ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ी थोड़ी जो अलग होंगी वो हम आगे भी करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। सी यू ऑल देयर। और हेलोरीन्स अभी हमको और भी पढ़ना है, तो टेंशन मत लो, हेलोरीन्स के बारे में तो भी है बहुत कुछ, ठीक है। सी यू ऑल, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं सीधा कब? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वापस से 4 दिन के बाद। जुदाई जुदाई तो हम मिलेंगे 4 दिन के बाद। प्लीज मेक श्योर रिवाइज करके आना, बल्कि 4 दिन की छुट्टी है तो बल्कि नेक्स्ट क्लास में कोशिश करना पूरा एक क्विक रिकैप ले लेना, है ना। जितना पढ़ा है एक क्विक रिकैप लेके आना। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा जो आपने अभी तक पढ़ा, बट स्टिल आप भूलो ना, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि रिवाइज करके आना हर बार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, विद द न्यू टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, एंड आई विल सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तो कर ही रहे होगे। बाय एवरीवन।